Important topic. As we can say, this is the previous questions of December 2021, part 7. So in the previous sessions, we have completed part 6. So there are many questions we have completed. So today I'm going to start. Yeah, what is not said may be more meaningful than what is said. That means जो चीज नहीं कही गई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मीनिंगफुल इन कंपैरिजन टू जो बात कही गई है. तो ये बात किसके बारे में की जा रही है? दैट मीन्स कहीं ना कहीं नॉन वर्बल की चीजों के बारे में बात की जा रही है कि जो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो ज्यादा मीनिंगफुल है जो चीज इन कंपैरिजन टू वर्बल कम्युनिकेशन. कि जो बात आप सिर्फ अपने गेस्चर्स के थ्रू कह सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कह सकते हैं, वो बात ज्यादा मीनिंगफुल होती है उसके कंपैरिजन में जो बात आप कम्युनिकेट करते हैं. तो ये आइडिया किस डेवलपमेंट की बात करता है? फ्लैंडर्स इंट्रैक्शन एनालिसिस ऑफ टीचिंग बिहेवियर, या फिर गैलोवे सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन एनालिसिस ऑफ कम्युनिकेशन, गिलफर्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट. देखिए जो गिलफर्ड स्ट्रक्चर है ये एसवाई मॉडल कहलाता है हमारा इंटेलिजेंस का. तो ये तो नहीं होगा, कम्युनिकेशन की बात ये नहीं करता. पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं होगा क्योंकि ये किसकी बात करते हैं, ये तो अलग स्टेजेस की बात करते हैं. बट ये किस में आता है आपका? ये आता है आपका गैलोवे सिस्टम ऑफ इंट्रैक्शन एनालिसिस. क्योंकि जो ये सिस्टम इंट्रैक्शन एनालिसिस का ये डेवलप किया था चार्ल्स गैलोवे ने. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग टेक्निक्स के फॉर्म में, जिसके अंदर कैटेगरी टाइप सिस्टम आपका है. ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल जो कैटेगरीज हैं वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर की, टीचर की क्लासरूम में जब वो पढ़ा रही है अपने स्टूडेंट्स को, उस ड्यूरेशन में जो इन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं उसमें ये सब चीजें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. जो एजम्पशंस है हमारे चार्ल्स गैलोवे सिस्टम के, उनका यही है कि जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है जो टीचर का होता है जब वो क्लास में पढ़ा रही है, जो उसके गेस्चर्स हैं, जो उसकी बॉडी लैंग्वेज है ड्यूरिंग द क्लासरूम इंटरेक्शन, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. वो किस तरह से बिहेव करती है, कैसे वो फीडबैक लेती है, इट्स ऑल द बिहेवियर ऑफ द टीचर. ठीक है, नॉन वर्बल क्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. केवल टीचर के एक्सप्रेशन से बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर को बुरा लग रहा है, टीचर को अच्छा लग रहा है, टीचर को फीडबैक देना अच्छा लग रहा है, टीचर को जो आंसर रिप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव में ले रही है, नेगेटिव में ले रही है. तो ये सब चीजें आप देख सकते हैं. कहीं ना कहीं बच्चे इससे इनडायरेक्टली मोटिवेट भी होते हैं. तो जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है वो सबसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन माना जाता है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन इन द क्लासरूम. तो becoming aware of his non-verbal events occurring around us, one can achieve a better understanding of himself. कहीं ना कहीं इस चीज के बेसिस पे आप अपने बारे में भी, जो आसपास आपके चल रहा है उसके बारे में आपको एक अवेयरनेस हो जाती है, एक नॉलेज हो जाती है. जो ट्रेनिंग होती है टीचर्स की वो इसी चीज को, इसी एस्पेक्ट को ज्यादा इनहेंस करती है कि वो किस तरह से कम्युनिकेट करें क्लास में, नॉन वर्बली, वर्बली वो क्या लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वर्बली. ठीक है, नॉन वर्बल उनका गेस्चर्स आना चाहिए. एक टीचर का जो होता है एक एटीट्यूड, उसकी एक पर्सनालिटी, उसका जो एक बिहेव है कि किस तरह से वो क्लास में बिहेव करी है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. तो ड्यूरिंग द टीचर्स ट्रेनिंग में ये सब चीजें आपकी इनहेंस होती हैं कि कैसे आप टीचर के बिहेवियर को मॉडिफाई करते हो. इस सिस्टम में जो है दिया गया है वो ये दिया गया है. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ड्यूरिंग इंटरेक्शन इन द क्लासरूम. और ये सबसे मेन एजम्पशन था हमारे चार्ल्स गैलोवे सिस्टम ऑफ ऑब्जर्वेशन का. तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो जाता है गैलोवे सिस्टम ऑफ इंटरेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर एम्ड एट ग्रेटर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड मोर इफेक्टिव फंक्शनिंग, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ स्कूल्स इन द क्लस्टर. बिल्कुल ठीक बात है कि जो हमारे स्कूल का जो एक एम होता है वो क्या होता है कि ग्रेटर रिसोर्स हो. मतलब स्कूल जो है एक बहुत इफेक्टिवली फंक्शन करे, कोऑर्डिनेट करे, उसके अंदर बच्चों को लीडरशिप क्वालिटीज सिखाई जाए. जो हमारा मैनेजमेंट है स्कूल्स का वो एक क्लस्टर की फॉर्म में होता है कि कैसे सारे सिचुएशन को, सारे फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करना. जिनके पास लीडरशिप रोल्स हैं, जो आपके प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके सुपरवाइजर्स होते हैं, किस तरह से वो सब चीजें करते हैं, किस तरह से गवर्नेंस को फॉलो करते हैं. तो बिल्कुल ठीक बात है. जो आपका कोठारी कमीशन रिकमेंडेशन था स्कूल कॉम्प्लेक्स के ऊपर, वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया जब सिंस द स्कूल लीडर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, सपोर्टिंग स्टाफ, पेरेंट्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ग्रुप्ड इन स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर कुड बी कॉम्प्लीमेंटेड. देखो इसमें कुड नॉट जो आया ना, नॉट इन्होंने गलत कर दिया, तो इसलिए आपका स्टेटमेंट 2 जो हो गया वो गलत हो गया. स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल ठीक है, तो 2 लगा दिया इन्होंने जबकि ये कम इम्प्लीमेंट किया गया था. तो आपका स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 आपका रॉन्ग है. नेक्स्ट आता है हमारा, हिस्टोरियन कंडक्ट रिसर्च स्टडी टू डेवलप बायोग्राफी ऑफ अ सोशल रिफॉर्मर एंड पब्लिश इट इन द फॉर्म ऑफ अ बुक. आप किसी की बायोग्राफी पर रिसर्च कर रहे हो, एक हिस्टोरियन ने रिसर्च किया फिर उसको एक बुक में पब्लिश किया है. दैट मीन्स उसने उस इंडिविजुअल की स्टोरी, उसकी बायोग्राफी की है. तो ये किस चीज की स्टडी कहलाएगी? ग्राउंडेड थ्योरी, नैरेटिव स्टडी, फिनोमिनोलॉजिकल स्टडी, या फिर एथनोग्राफिक रिसर्च. ये आपकी नैरेटिव स्टडी है जब आप
स्टोरीज बना रहे हैं, किसी की बायोग्राफी पे रिसर्च कर रहे हैं, किसी इंडिविजुअल की बायोग्राफी पे रिसर्च कर रहे हैं, सो दिस इज कॉल्ड नैरेटिव स्टडी। अब आते हैं हमारे मैचिंग के क्वेश्चंस, लिस्ट वन एंड लिस्ट टू। लिस्ट वन में आपको क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, चीफ कैरेक्टरिस्टिक गिवन है, और लिस्ट टू में आपको लर्निंग स्कूल्स हैं, तो आपको उनके साथ मैच आउट करना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। Learning happens when a learner obtains new or changed behavior as a result of a stimulus। ये बहुत, देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है कि एक लर्निंग हो रही है और लर्नर क्या करे, चेंज बिहेवियर, दैट मीन्स उसके बिहेवियर को मॉडिफाई किया जा रहा है कोई स्टिमुलस देकर। तो ये कौन सी थ्योरी होगी, अभी ये मैंने अभी स्किनर की थ्योरी आपको कराई थी, ये आपकी बिहेवियरिज्म की थ्योरी होगी। क्योंकि जब आप बच्चे किसी के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां चेंज की जरूरत है वहां आप उसको मॉडिफाई कर रहे हैं कोई भी स्टिमुलस प्रेजेंट करके, तो ये आपका बिहेवियरिज्म हो जाएगा। लर्निंग इज अबाउट इंटरनल कॉग्निटिव प्रोसेस और द हैंडलिंग ऑफ सिंबल्स इन द माइंड, कि बच्चा माइंड में सिंबल्स बना रहा है, मतलब इंटरनली उसका मेंटल प्रोसेस चल रहा है, माइंड में कुछ ना कुछ उसकी मैपिंग चल रही है, तो दैट मीन्स कॉग्निटिविज्म की बात की जा रही है, ब्रेन डेवलपमेंट की बात की जा रही है, मतलब बच्चा माइंड मैपिंग कर रहा है, सिंबल्स बना रहा है अपने माइंड में, उसके मेंटल प्रोसेसेस लर्निंग के थ्रू चल रहे हैं। Focus on individuals and the mental structure they possess and how those structures and past experience knowledge speak to and influence the construction of various things। That means जो बच्चे के पास अपना एक मेंटल प्रोसेस है, जो बच्चे के पास अपनी एक नॉलेज है, उसकी पास्ट एक्सपीरियंस और वो नॉलेज जो उसको करंट मिली है, दोनों के बीच में वो अच्छे से इंटर रिलेट कर रहा है, चीजों को कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो कंस्ट्रक्शन में आपका क्या आ जाता है, आपका कंस्ट्रक्टिविज्म। Students learn best when their natural desires and inclinations to be creative, to grow, to learn are harnessed rather than changed or suppressed। Student सबसे बेस्ट तरीके से लर्न करता है जब उसके अंदर एक खुद डिजायर हो किसी भी चीज को लर्न करने की, खुद को ग्रो करने की, खुद को क्रिएटिव करने की, इन कंपैरिजन टू चेंज करना, खुद को सप्रेस करना। तो ये बात आ गई आपकी ह्यूमनिस्टिक थ्योरी में। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर है वो आंसर हमारा फोर्थ है जो उसके साथ मैच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टेक्स मॉडल ऑफ करिकुलम इवैल्यूएशन। Stakes model of curriculum evaluation is based explicitly on the assumption that the concerns of the stakeholders। जो आपका स्टेक मॉडल है curriculum evaluation को कहीं ना कहीं कंप्लीट कंसर्न किसके ऊपर रखता है, वो स्टेक होल्डर्स के ऊपर, जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं। Those for whom the evaluation is done should be paramount in determining the evaluation issues। जो भी इश्यूज इवेल्युएशन में आते हैं उनको सब चीजों को कंसर्न के अकॉर्डिंग कंसर्न करना, उनके चीजों के बारे में कहीं ना कहीं इवेल्युएशन को देखना, ये सब हमारे स्टेक्स मॉडल में आता है। एक बार इसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो आपका स्टेक्स मॉडल है, बिल्कुल ठीक बात कही गई है स्टेटमेंट वन में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 6 की टर्म्स पढ़ते हैं जो कि ब्रोक डाउन है कितने, 2 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप्स ऑफ 3। 2 ग्रुप है आपके, डेवलपमेंटल स्टेज है और आपका एक इवैल्यूएशन स्टेज है। देखिए जो डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर हम क्या चीजें देखते हैं, पोटेंशियल प्री रिक्विजिट्स। द प्री रिक्विजिट इज अनदर वे ऑफ सेइंग बिफोर, दैट मीन्स कि क्या पोटेंशियल है डेवलपमेंटल स्टेज में बिफोर कि इसमें क्या चीज इंक्लूड होती है, आपकी स्टूडेंट का एटीट्यूड, उसका मोटिवेशन, जो उसकी पहले की परफॉर्मेंस थी एकेडमिक, टीचर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब पोटेंशियल करिकुलम की बात अगर हम करते हैं, ये वो ड्रीम करिकुलम होता है जो कि डेवलप किया जाता है। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग जो टीचर क्लास में करना चाह रही है, ये सब चीजें पोटेंशियल करिकुलम के अंदर डेवलप की जाती है। पोटेंशियल रिजल्ट्स के जो टीचर ने एक्सपेक्ट किया है वो रिजल्ट आना उन बच्चों का, होप टू सी एज अ रिजल्ट ऑफ द यूज के इस करिकुलम को यूज करते हुए जो आपकी एक्सपेक्टेशन है रिजल्ट से वो आना, वो रिजल्ट्स निकल कर आना। फिर आती है आपकी इवैल्यूएशन स्टेज। अब इवैल्यूएशन स्टेज में आप क्या देखेंगे कि इवैल्यूएशन स्टेज में इवैल्यूएटर्स कैसे सोच के चला कि जो करिकुलम उसने पढ़ाया है उसका क्या इम्पैक्ट हुआ है बच्चों पर, कितना बच्चों ने सीखा है, और जो सही सीखा है बच्चे, आप उन चीज को इवेलुएट करेंगे। इवेल्युएशन ऑफ ऑपरेशन करिकुलम, कि जो चीज आप एक्चुअली यूज करना चाह रहे हैं, एक्चुअल रिजल्ट्स, जो बच्चों की रियल परफॉर्मेंस निकल के आई है उसे हम बोलते हैं एक्चुअल रिजल्ट्स। ठीक है, तो ये सब चीजें कही गई थी स्टेक होल्डर में, स्टेक्स रेस्पॉन्सिव मॉडल में। फिर आता आपका नेक्स्ट आता है आपका आइजनर्स का कॉन्सियरशिप मॉडल। तो इन्होंने इस बैकग्राउंड में ये दिया था कि एस्थेटिक्स एंड द आर्ट एजुकेशन डेवलप करना कॉन्सियरशिप में मॉडल में, और अप्रोच कर एवेल्युएशन की जो एम्फसाइज करता है आपकी क्वालिटेटिव एप्रिसिएशन को। आइजनर मॉडल के हमारे दो रिलेटेड कंस्ट्रक्ट्स थे। फर्स्ट था आपका कॉन्सियरशिप एंड द क्रिटिसिज्म। अब जो आपका कॉन्सियरशिप है ये आइजनर्स टर्म में आर्ट ऑफ एप्रिसिएशन है, कि कैसे आप अप्रिशिएट करते हो चीजों को, रिकॉग्नाइज करते हो, अप्रिशिएट करते हो थ्रू अपनी मेमोरी के थ्रू, ड्राइंग के थ्रू, एक्सपीरियंस के थ्रू। ठीक है, क्रिटिसिज्म का मतलब इट्स वेरी क्लियर कि आप डिस्क्लोज कर रहे हैं क्वालिटीज को,
तो ये दो चीजों से रिलेट करता है आपका, एक होता है आपका कॉन्वर्सेरशिप और एक होता है आपका क्रिटिसिज्म। तो इसमें आपके दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ठीक। ये जो आपका एजना मॉडल है ये कॉन्वर्सेरशिप एंड क्रिटिसिज्म दोनों पर रिलेटली कंस्ट्रक्ट करता है। अब परख क्या है आपका, परख किस चीज को प्रपोज करता है, किस चीज का सेटअप है। नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी आपकी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपकी, नेशनल ट्रेनिंग सेंटर है टीचर्स का, या फिर नेशनल असेसमेंट सेंटर है। देखिए, जो परख है आपका, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पे जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था नेशनल मेजरमेंट सेंटर का, परख का, जिसको हम क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है, किस चीज के लिए, ये अचीव करना ऑब्जेक्टिव्स जो आपने नॉर्म्स बनाए हैं, जो आपने नॉर्म्स स्टैब्लिश किए हैं, जो बेंचमार्क्स आपने बनाए हैं, जो रिकमेंडेशंस हैं, किसके लिए, स्टूडेंट के असेसमेंट के लिए, ताकि बच्चों को आप प्रमोट कर सके, उनकी लर्निंग को आप इनहेंस कर सकें। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इनकमिंग अपकमिंग एग्जाम में इसकी फुल फॉर्म पूछ ली जाए। और दूसरा है कि ये स्टूडेंट असेसमेंट के लिए है, टीचर्स के लिए नहीं है। ये चीज भी पता होनी चाहिए कि नेशनल असेसमेंट सेंटर है फॉर द स्टूडेंट्स। द सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम ऑफ समग्र शिक्षा सब्स्यूम्स, जो आपके सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा सब्स्यूम्स की, वो कौन कौन सी स्कीम्स उसमें आती हैं। IEDSS SPQEM सेटिंग ऑफ मॉडल स्कूल्स एट ब्लॉक लेवल, ये एक बार देख लेते हैं समग्र शिक्षा में आपकी कौन सी आई थी। ये आपका सबसे वाइड डेवलपमेंट हुआ था प्रोग्राम का, जिसके अंदर आपकी सर्व शिक्षा अभियान, जिसे हम SSA बोलते हैं, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जिसको हम रमसा बोलते हैं, ठीक है, टीचर एजुकेशन, to help to harmonize implementation mechanism and transaction cost at all levels। जो मेजर ऑब्जेक्टिव था इस स्कीम का वो ये था कि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दी जाए, उनके लर्निंग आउटकम्स को इनहेंस किया जाए, जो भी सोसाइटी में या जेंडर गैप्स है स्कूल एजुकेशन में उसके बीच में एक ब्रिज बनाया जाए ताकि उसे आप कवर कर सकें। ये आपकी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। और इसके अंदर हमारी कौन सी आती, तीनों आ जाती हैं, सबस्यूम हो जाती है समग्र शिक्षा में, SSA, रमसा एंड टीचर एजुकेशन। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपका नवंबर 2020 में भी आया हुआ है। Which of the following online learning destination founded by Howard and MIT in 212, which offers courses from the world's best universities and institutes to learners everywhere? इसमें कौन सा ऑनलाइन लर्निंग डेस्टिनेशन है जो किसने बनाया था, फाउंडेड किसके थ्रू हुआ था, हार्वर्ड और मिट के थ्रू हुआ था 2012 में, जहां पर आप कोर्सेज को फाउंड कर सकते हैं सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज के बारे में। वो कौन सा है, वो है आपका EDX। ये एक डेस्टिनेशन है जहां पे आप बहुत इजीली कोर्सेज सर्च कर सकते हैं। Which of the following are the key processes in designing an experimental research study? आपको बताना है इनमें से कौन सा की प्रोसेस है किस चीज को डिजाइन करने का, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी को डिजाइन करने का। मैनिपुलेट करना चेंजेस को, आउटकम वेरिएबल को। भाई आप मैनिपुलेट कैसे करेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा अगर आपने उसको मैनिपुलेट कर लिया तो आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी खराब हो जाएगी। रैंडम असाइनमेंट ऑफ सब्जेक्ट्स टू एक्सपेरिमेंट एंड कंट्रोल ग्रुप, बिल्कुल ठीक बात है। हम अपनी रिसर्च में असाइनमेंट जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल भी होता है, कंट्रोल ग्रुप भी होता है। एक्सरसाइज करना कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, बिल्कुल ठीक बात है। जो आपका नॉइज है, जो भी ऐसी प्रॉब्लम है, अगर आप अपने कंफाउंडेड वेरिएबल्स पे कंट्रोल करेंगे तो आपका रिसर्च के रिजल्ट इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है। ऑब्जर्व करना चेंजेस को, ट्रीटमेंट वेरिएबल जो आप ऑलरेडी ट्रीट करो उसके ऑब्जर्व करने से कोई फायदा नहीं होगा। रेंडम असाइनमेंट ऑफ ट्रीटमेंट्स टू ग्रुप्स, बिल्कुल ठीक बात है। तो आपका B, C और E जो है आपके बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, हमें की प्रोसेस बताना है किस चीज का जो हम डिजाइन करते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च स्टडी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने पूरा डिटेल दिया हुआ है। जो आपका इफेक्टिवनेस मॉडल है वो कौन सा है, गोल फ्री कौन सा है, 4 लेवल ट्रेनिंग वैल्यूएशन मॉडल कौन सा है। तो आपका काउंटेनेंस मॉडल देखिए, जो इफेक्टिवनेस मॉडल है वो हमें ब्रेडले ने दिया था। लुक्स एट हाउ इफेक्टिवली द करिकुलम मीट 10 प्री स्टैब्लिश इंडिकेटर्स, जो कि टेलर्स ने दिए थे, कि सेंटर्ड मॉडल वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉडल विच इज स्टिल बीइंग यूज्ड एक्सटेंसिवली। ठीक है, कि कैसे आप लर्निंग को चेक करेंगे, कैसे स्टैब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्स को आप चेक करेंगे। जो आपका ब्रेडलेस का है इफेक्टिवनेस मॉडल, तो इफेक्टिवनेस मॉडल आपका किसका हो जाएगा, ब्रेडले का। फिर आता है आपका गोल फ्री वैल्यूएशन। इस program evaluation is a model in which the official or stated program goals and objectives are withheld or screened from the evaluator। ठीक है, ये जो आपका गोल फ्री इवेल्युएशन है, ओहो,
स्क्रेवन का मॉडल हो गया, ये तो हमारा सीधा सीधा ठीक है। अब आता है आपका 4 लेवल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल। ये आपका आता है क्रिक पैट्रिक्स का। देखो इसको खुद देख लेते हैं एक बार। जो क्रिक पैट्रिक थे, डोनाल्ड क्रिक पैट्रिक, इन्होंने किसकी बात की थी? इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड भी दिया था। इन्होंने 4 लेवल ऑफ इवैल्यूएशन की बात की थी किर्कपैट्रिक ने। इन्होंने कहा था द रिएक्शन ऑफ द स्टूडेंट, और उसका जो थॉट होता है वो उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस बताता है कि कैसा उसका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट्स रिजल्टिंग लर्निंग एंड इंक्रीज इन नॉलेज फ्रॉम द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। जो बच्चे को ट्रेनिंग दी जाती है उससे कहीं ना कहीं उसकी लर्निंग और जो उसकी नॉलेज होती है वो इंक्रीज होती है। स्टूडेंट्स का जो बिहेवियर चेंज होता है और जो उसके अंदर इंप्रूवमेंट आता है वो तब आता है जब उसकी जो जॉब होगी, जब वो अप्लाई करेगा किसी जॉब के लिए, अपने स्किल्स को अप्लाई करेगा, और फिर आप रिजल्ट्स देख सकते हैं। तो इन्होंने टीचिंग की ट्रेनिंग को बहुत अच्छा माना था। इन्होंने प्रोजेक्ट मेथड की बात की थी किर्क पैट्रिक ने। लेकिन जो इनका किर्क पैट्रिक इवैल्यूएशन मॉडल था, इसमें इन्होंने 4 लेवल्स ऑफ इवैल्यूएशन की बात की थी। फिर आपका जो आपका एक कॉन्फिडेंस मॉडल है, ये तो आपका रॉबर्ट स्टिक मॉडल है जिसके बारे में मैंने अभी बताया। ये किस चीज को एग्जामिन करता है? बेसिस ऑफ द एजुकेशन प्रोग्राम सच एज द बैकग्राउंड फिलोसफी एंड द पर्पस। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा बिल्कुल ठीक है। इफेक्टिवनेस मॉडल हमारा ब्रेडले का है। गोल फ्री मॉडल हमारा स्क्राइवन का है। 4 लेवल ट्रेनिंग इवैल्यूएशन मॉडल हमारा किकपैट्रिक का हो जाता है। काउंटेनेंस मॉडल हमारा स्टेक का हो जाता है। द करिकुलम प्रिंसिपल्स जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं स्कूल्स वैल्यूज, कॉन्टेक्स्ट, पीडागोजी एंड नीड्स। जो आपके करिकुलम प्रिंसिपल्स है, जो आपके सिद्धांत है, वो कहीं ना कहीं आपके स्कूल की वैल्यूज पे भी रिफ्लेक्ट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट पे रिफ्लेक्ट करते हैं, किस पेडागोजी को आप यूज करें, क्या आपकी नीड्स हैं। ठीक है। जो स्टेटमेंट 2 है आपका, schools need to identify the resources required to bring their curriculum to life and ensure its coherence. दैट मीन्स स्कूल किस चीज को आइडेंटिफाई करता है? रिसोर्सेज को, जो आपको कहाँ से मिल रहा है? करिकुलम से, जो कहीं ना कहीं चीजों को सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं। गुड करिकुलम कौन सा होता है? जो नीड्स और गुड क्वालिटी रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड करता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर, मतलब हमारी दोनों बातें बिल्कुल सही है, स्टेट 1 भी और स्टेटमेंट 2 भी। तो आपकी दोनों बिल्कुल करेक्ट है। The revision and revamping of all aspects of the educational structure, including its regulation and governance, is necessary. देखिए स्कूल के स्ट्रक्चर को, एजुकेशन के स्ट्रक्चर को आप रेगुलेट करना, गवर्नेंस भी बहुत जरूरी होती है। हर एस्पेक्ट को चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एजुकेशन सिस्टम जो होता है फेस करता है अनप्रेसिडेंटेड चेंजेस, चैलेंजेस। दैट मीन्स कि जो नए, जो डिफिकल्ट चैलेंजेस है वो सब चीजें फेस करनी पड़ती हैं। कई बार कुछ नए टास्क भी आते हैं जिनको पूरा करना पड़ता है, कुछ नए चैलेंज आते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये इसका रीजन नहीं है। ये बात अलग है और ये बात अलग है। तो चैलेंज क्या होता है? जैसे आपका जो अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज होता है वो चैलेंज कहलाता है। जो समथिंग न्यू एंड डिफिकल्ट, जो कहीं ना कहीं कुछ नए एफर्ट्स, ग्रेट एफर्ट्स और डिटर्मिनेशन की नीड रखता है, रिक्वायरमेंट रखता है। तो बातें तो दोनों सही है, लेकिन जो रीजन है वो आपका सही, मतलब करेक्ट रीजन नहीं है असर्शन ए का। तो इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर अटेंशन। स्टे ब्लेस्ड एंड एंजॉय लर्निंग। और इस नेक्स्ट लेसन में मैं कुछ नए, इसके आगे क्वेश्चंस आपको कराऊंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारे शिफ्ट होकर क्वेश्चंस जल्दी कवर हो जाएंगे। सो स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।